शब्दों के साथ मैं आग्रह करती हूं श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि वे अपने शब्दों से उपस्थित जनों को अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की। ईएसआई अस्पताल हरिद्वार के आज इस निरीक्षण कार्यक्रम में हम सबके बीच में अभी जिनके आने के बाद, माने कि जब से उन्होंने भारत सरकार के श्रम रोजगार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में जब से काम करना शुरू किया, जो पहले हमारा ये 100 बेड का हॉस्पिटल काफ़ी दिनों से जिसके बारे में मैं सुन रहा था, आदेश जी ने बड़े विस्तार से बताया, अब वो 300 बेड का होने जा रहा है। और हमारे बीच में आज पहली बार मंत्री बनने के बाद आए हैं। मैं उनको पूरे उत्तराखंड की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से उनका बहुत ही यहाँ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि वैसे तो वो भारतवर्ष के नेता के रूप में पूरे देश के अंदर हमारे संगठन को, तमाम सरकारों को पहले से ही जो है अपना समन्वय करने से लेकर संगठन को गति देने तक का काम करते थे। अब सरकार में आने के बाद हम सब लोग देख रहे हैं कि निश्चित रूप से जो उनका अनुभव है वो इस रूप में दिखाई दे रहा है कि जो हॉस्पिटल हमारा कई वर्षों से निर्माणाधीन था, अब वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और जल्दी 15 नवंबर तक उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी होने वाली हैं और 15 से लेकर 30 नवंबर तक इसका दोबारा से जो पूरी तरह से जो भूमि पूजन इत्यादि होगा वो पूरा हो जाएगा। मैं आज माननीय मंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में अभी हम जिनको सुन रहे थे, श्री रामेश्वर तेली जी जो माननीय श्रम एवं रोजगार तथा पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी अपना जीवन बहुत ही सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में शुरू किया। वो भी आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में मैं उनका भी यहाँ पर आप सब लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक बगल के हरिद्वार के और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री उत्तराखंड सरकार, वैसे तो वो और भी मंत्रालयों के मंत्री हैं लेकिन आज इसी विभाग का है, वो ऊर्जा विभाग के भी हैं, वन विभाग के भी हैं, आयुष के भी हैं, तो आदरणीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, हमारे कैबिनेट मंत्री श्री धन सिंह रावत जी, श्री स्वामी यतीश्वरानंद जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे राज्यसभा के सांसद और पूर्व में हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिन्होंने इस अस्पताल को शुरू से लेकर अभी तक इसको चलाने के लिए, इसको बनाने के लिए जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पहले अस्पताल बन जाए और उसके बाद फिर आप सबको समर्पित हो जाए, भाई आदेश चौहान जी, हमारे इसी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश राठौर जी, हमारी महापौर, हमारे शिवालिक नगर के चेयरमैन युवा भाई राजीव शर्मा जी, एवं इस अवसर पर उपस्थित सभी हमारे गणमान्य भारत सरकार के आए हुए हमारे सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, सुश्री अनुराधा प्रसाद जी और सभी अधिकारीगण और उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मेरे पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं आज के अवसर पर चूँकि माननीय मंत्री जी से बहुत विस्तार से बात हो गई है और माननीय मंत्री जी का हमेशा से एक बड़े भाई के नाते मुझे हमेशा व्यक्तिगत रूप से भी आपने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है और आज ये संजोग है कि मैंने 4 जुलाई को शपथ ली थी और उसी के 2 दिन बाद आपको भी भारत सरकार के मंत्री के रूप में काम करने का
मोदी सरकार में काम करने का जो है उसी दिन से आपको भी जिम्मेदारी मिली है। ये संजोग है और मैं बिल्कुल आपसे अपेक्षा भी है हम लोगों की और हमारी आशा भी है कि आपके बनने के बाद बहुत सारे जो काम हमारे अभी यहाँ पर जो चल रहे हैं जो वर्तमान में, उन सबको तेजी से उनको गति मिलेगी। एक जैसा पूर्व में डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने कहा कि 300 बेड का जो अस्पताल जो हमारा यहाँ पर बनने जा रहा है, उसकी सारी प्रक्रिया आपने अभी दिखाई थी कि 15 नवंबर तक उसमें टेंडर की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। और टेंडर की प्रक्रिया हो जाने के बाद ठीक आदेश जी हमारे यहाँ के विधायक हैं, एक हम लोग बड़ा कार्यक्रम आप सबकी उपस्थिति में करेंगे कि माननीय मंत्री जी को भी उसमें हम आमंत्रित करेंगे कि आप भी जो है उस कार्यक्रम में आएंगे। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही मतलब एक ऐसा पल होगा कि इतना लगभग 300 बेड का हॉस्पिटल और उसमें जितनी सुविधाएं हो सकती हैं वो सारी सुविधाएं होंगी। और रुद्रपुर में भी जो इस ESI का हॉस्पिटल पिछले 1 साल से चल रहा है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा बना हुआ है, किंतु उसमें डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ अभी नहीं होने के कारण से स्टाफ का अभाव है। और बिल्डिंग के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता भी उसमें हो जाए, और नहीं तो आप आज इसी मंच से हमारी सरकार को जो है उत्तराखंड सरकार को उसे संचालित करने का जो है अनुमति प्रदान कर देंगे, तो निश्चित रूप से वह अस्पताल भी हमारे जो है काफ़ी लोगों को लाभान्वित करेगा, उस क्षेत्र के कर्मचारियों को सीधे सीधे लाभ पहुंचाने का काम करेगा। और साथ में देहरादून में जो हमारा हॉस्पिटल स्वीकृत है उसके लिए जल्द से जल्द हमारा प्रयास होगा कि उसकी ज़मीन जल्दी से जल्दी मिल जाए। और साथ में काशीपुर के हॉस्पिटल के लिए भी आपने कहा है, अभी कोटद्वार के हॉस्पिटल के लिए भी, चूँकि कोटद्वार में भी जो है बड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई उस प्रकार का हॉस्पिटल नहीं है। और साथ में जो हमारा वहाँ सीमांत क्षेत्र है सितारगंज, खटीमा, टनकपुर, बनबसा और चंपावत तक, उस क्षेत्र में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, तो एक उस क्षेत्र में भी एक हॉस्पिटल खोलने की भी आपके द्वारा यहाँ घोषणा की जाएगी। और साथ में राज्य की विशिष्ट जो भौगोलिक परिस्थिति है उसको दृष्टिगत रखते हुए गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी गढ़वाल के श्रमिकों हेतु जो आपका जो ये 100 बेड की जो मैं मांग कर रहा हूँ, चूँकि ये अति आवश्यक है और आपके द्वारा उसमें निश्चित रूप से किया जाएगा। इसी प्रकार से आप हमारे वन विभाग के भी मंत्री हैं, और चूँकि हमारा पूरा भूभाग और हमारी बहुत सारी योजनाएं वो वन विभाग से NOC नहीं मिलने के कारण से बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं, चाहे वो हमारी PMGSY सड़कों की हों या कोई अन्य बड़े संस्थान खोलने हों, वहाँ पर कोई निर्माण कार्य किया जाना हो, वन भूमि की अनुपलब्धता के कारण से बहुत सारे प्रस्ताव हमारे बीच में रुके हुए हैं। आपके आने के बाद जिस प्रकार से इस हॉस्पिटल का कार्य प्रारंभ हो रहा है और 100 बेड की जगह 300 बेड हो रहा है, उसी तरीके से अन्य भी जो हमारे विभाग, वन विभाग के जो काम हमारे रुके हुए हैं, उनमें भी आपके द्वारा हमको NOC प्रदान की जाएगी। मैं आज के अवसर पर आपका पुनः बहुत ही यहाँ पर अभिनंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए कि आपके द्वारा जो एक समन्वय का काम प्रारंभ से ही, जब से आप संगठन में काम कर रहे हैं, समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लगातार समन्वय करने के बाद उनका रास्ता निकालते हैं आप और उनको परिणति तक पहुंचाते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारे उत्तराखंड के जो कार्य रुके हुए हैं उन कार्यों को गति मिलेगी। और हमारी सरकार में हमेशा से रहा है कि जो काम हमने शुरू किए हैं, जिन कामों को भी प्रारंभ किया है, उन जिन कामों का भी शिलान्यास हुआ है, उन सभी कामों का लोकार्पण हुआ है। और मैं माननीय मोदी जी का भी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब हमारे देश के अंदर कोरोना की पहली लहर आई थी तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे पास बहुत सारी अवस्थापना की सुविधाएं नहीं थी। चाहे हम आप PPT किट की बात करें, चाहे मास्क की बात करें, चाहे सैनिटाइजर की बात करें, चाहे कंसंट्रेटर की बात करें, या हम ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, या आज जगह जगह पर हम अपने उत्तराखंड के अंदर ही देख सकते हैं, अधिकांश जो हमारे अस्पताल हैं, सारे अस्पतालों में आज हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन के प्लांट लग गए हैं। या उस समय में, जिस समय में कोरोना की लहर, पहली लहर आई थी और दूसरी लहर जब आई थी, उस समय में दवाइयों का जिस प्रकार से एकदम से अभाव हो गया था, उन दवाइयों को आपूर्ति का काम आपके द्वारा किया गया।
तो मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं कि मैं जब आपसे भेंट करने के लिए गया था तो मैंने एक अनुरोध किया था कि हम उत्तराखंड के अंदर हमको वैक्सीन पूरी नहीं मिल पा रही थी, बहुत कम वैक्सीन मिल रही थी, किसी महीने 5 लाख मिलती थी, किसी महीने 6 लाख मिलती थी और जगह जगह से ये मांग उठती रहती थी। जगह जगह से लोग कहते थे कि वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, वैक्सीन के कारण से जो है लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस महीने हमारी जो है 20 लाख से भी ज़्यादा वैक्सीन हमको मिल गई है और हमारे यहाँ पर जो हमारे 2 जनपद हैं, बागेश्वर जनपद और रुद्रप्रयाग जनपद, वो वहाँ पर 100% वैक्सीनेशन हो गया है और दिसंबर महीने तक 15 दिसंबर तक हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि हम संपूर्ण वैक्सीनेशन कर देंगे, पहली डोज सभी को लगा देंगे और कहीं पर अभी बहुत हम नज़दीक पहुँच गए हैं। बहुत तेज़ी से हमारे सभी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बड़ा अच्छा काम किया है और सब लोगों ने जो है आगे बढ़ चढ़ कर भाग लिया। शुरू में थोड़ा दिक्कत थी, कुछ लोगों के द्वारा आपने भी देखा होगा कि उन्होंने जब वैक्सीन शुरू में आई थी तो बहुत सारे लोगों ने ये अफवाह उड़ाई कि ये वैक्सीन नहीं लगानी है, ये वैक्सीन नहीं लगानी है, वैक्सीन लगाने से बीमार हो जाएंगे, वैक्सीन लगाने से ये नुकसान हो जाएगा, वैक्सीन लगाने से तमाम प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई। और बाद में आपने देखा होगा उन्हीं लोगों ने खुद लाइनों में लगकर वैक्सीन के लिए वो भी जो है लाइनों में लगे थे और वैक्सीन लगाई थी। मैं एक बात कह रहा हूं कि जो कोरोना की दूसरी लहर आई, उस दूसरी लहर में जो लोग वैक्सीन नहीं लगा पाए इसी सब कारणों से, जिनके बीच में तमाम प्रकार का जो है एक संदेह फैलाने का काम हुआ, वो लोग अपराधी हैं जिन्होंने उनको वैक्सीन नहीं लगने दी और उसके कारण से कोरोना की दूसरी लहर आई तो वो गंभीर रूप से जो है बीमार पड़ गए या हमारे बीच में से चले गए। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगाने के लिए दी है, पूरे देशवासियों को। आज संपूर्ण देश के अंदर एक सुरक्षा कवच का काम कोई कर रहा है तो हमारी ये कोरोना की वैक्सीन कर रही है। हम सब लोग आज मैं यहाँ से आप सब लोगों से भी अनुरोध करता हूँ, जो बहुत सारे जगह पर अभी ऐसे लोग रह गए हैं जो वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं, उनको भी जो है आप लोग वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करिए। हर किसी को वैक्सीन लगनी चाहिए। केवल एकमात्र रास्ता है कोरोना को दूर भगाने का, कोरोना को हराने का, कि हम सब लोग पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन करें और जो मोदी जी का संकल्प है संपूर्ण वैक्सीनेशन, उसको हम लोग साकार करें। आज के